जब से मैंने 2-4 डिबेट आपसे किए, मैं देख रहा हूँ आपका एक ही तरीका है, क्या मुसलमानों को, इस्लाम को, मौलाना को टारगेट करते बैठ, लेकर पड़ जाओ, मौलाना को टारगेट करते बैठ। हाफिज नूर साहब, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है ना, अरे तो एंकर को ब्लेम करने के अलावा आप बदतमीज आदमी हो, मेरे को जवाब दीजिए। अरे तो आपको आपके वालिद ने क्या सिखाया है? गुंडागर्दी, वाहियात बना, पास कर रहा बैठ करके मेरे वालिद, अरे वहीं आके मारेंगे, पता लग जाएगा एक बारी में। तुझे तेरे बाप ने कैसे सिखाया तुझे? खबीस कहीं का बकवास करने बैठ जाते हो टीवी पे, शैतान कहीं का, पंचर लगाने लायक हो, पंचर लगाते रहोगे बस। तू क्या बकवास करने आते हो, बोलने की तमीज नहीं है। स्कूल चले जाते अच्छा रहता, स्कूल में गए नहीं, साला मदरसा था, पंचर की औलाद है, खबीस कहीं का। किसकी औलाद है? प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, हाफिज नूर प्लीज। आप इस तरह देखिए, ये गलत बात है। अभी आप अपना संस्कार दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप क्या करते हैं। लिखवाना आप इस्लामिक स्कॉलर चाहते हैं अपने नाम के साथ, और अपना परिचय आप दे रहे हैं गालियों के साथ। आपको विद्यानाथ झा बुरा लग रहा है क्योंकि विद्यानाथ झा से सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब आपके पास नहीं है। बुरे आदमी हो आप। तो भाई साहब, आप अच्छे आदमी हैं तो अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए ना। आपके शब्द और आपका लहजा बता रहा है, आपका शब्द और आपका लहजा बता रहा है हाफिज नूर। चैनल पर बैठकर हाफिज नूर साहब, मैं आपको इसलिए बुलाता हूं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल तीखे हो सकते हैं, आप जवाब दीजिए ना उसका। आपके पास जवाब नहीं है तो आप एंकर को बुरा कह लीजिए। आपके सामने जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे तो उनको गाली गलौज कर लीजिए। वो किसी के बाप के लिए कहेंगे? किसने उनको अथॉरिटी दी है बताओ आप? वो बदतमीजी, वो आप उनसे, अरे भाई, जिसके बाप का जो है उसको तो लौटा दीजिए। आप विद्यानाथ झा जी का जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे बाप का छीन आप रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं जिसके बाप का है उसको तो दे दीजिए भाई। ये वक्फ की संपत्ति क्या ये मुसलमानों के ठेकेदारों के बाप का है क्या? ये मुसलमानों के ठेकेदारों के बाप का है क्या? ये उन गरीब मुसलमानों के लिए है जिनके लिए लोग दान करके गए हुए हैं, उनको दे दीजिए, लौटा दीजिए। अरे विद्यानाथ झा जी, शर्म करो थोड़ी। अरे शर्म आपको आनी चाहिए सर, शर्म आप कर लीजिए क्योंकि आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं। मोहम्मद फैज खान, देखिए बौखलाहट मुझे समझ में इसलिए आती है क्योंकि देखिए, मैं हाफिज नूर साहब को जानता हूं बहुत अच्छे से। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसे अल्फाजों का और जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छे से। लेकिन उनकी परेशानी है कि भाई जिन लोगों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, जिन ठेकेदारों के साथ वो मिलते उठते बैठते और जिनका पक्ष रखने के लिए आते हैं, अगर उनके लिए नहीं बोलेंगे तो इनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। आप किसकी कर रहे हो बताओ? आप किसकी कर रहे हो? मोहम्मद फैज खान, होता क्या है विद्यानाथ झा जी, टीवी स्क्रीन में 1-2 मिनट इनको मिलता है और इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता है। तो आप देखेंगे पिछले 100 डिबेट से लगभग जब इनके पास आंसर नहीं होता है तो विद्यानाथ झा जी पर आरोप लगाएंगे, मोहम्मद फैज खान को मुनाफिक बोलेंगे, संघी बोलेंगे, काफिर बोलेंगे। यार लॉजिकल आंसर दो, क्या नुकसान है मुसलमानों को? इससे कोई नुकसान नहीं है। जो प्रगतिशील बोहरा समाज है वो इसका समर्थन कर रहा है, अजमेर दरगाह से इसका समर्थन आ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज से इस्लाम भारत में, जो भारत में इस्लाम लेकर आए वो समर्थन कर रहे हैं इसका, मौलाना उमर इलियासी समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग समर्थन कर रही है, पूरा करोड़ों मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज इसका समर्थन कर रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लाखों करोड़ों सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है ये मुसलमानों के हक में है। तो जी ये तो बिके हुए हैं, ये तो, अरे तो तुम बिके हुए हो, तुम तो इतने बेशरम बेगैरत तो कुरान शरीफ का इस्तेमाल दंगे फैलाने के लिए कर रहे हो, देश को तोड़ने के लिए कर रहे हो। कुरान तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए है, इस्लाम तोड़ने के लिए नहीं, इंसान ये गलत है, जोड़ने के लिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी, आप सभी को मैं इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते हैं। कितने फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको भी कयामत के दिन का इंतजार है ना, तो कीजिए, तैयार रहिए आप कयामत के दिन के लिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कयामत के दिन का आपको इंतजार करना है तो कीजिए, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल मत कीजिए और कुरान के नाम पर मुसलमानों को बरगलाना बंद कीजिए, गरीब मुसलमानों का हक मानना बंद कर दीजिए, ठेकेदारों के साथ मिलकर गरीब मुसलमानों का हक मानना बंद कर दीजिए। कुरान और हदीस का इस्तेमाल करके आप गरीब मुसलमानों का हक मारकर बैठेंगे और हम खामोश होकर देखते रहेंगे। आतंकवाद फैलाओगे तो दुनिया में लोगों को दंगे कराओगे, मुसलमानों एक एक करके फैज खान, उसके बाद रमन सिंह। मैं आ रहा हूं शैब भाई, आपके पास आ रहा हूं, शैब भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, असगर खान आपके पास जा रहा हूं। प्लीज हाफिज नूर साहब, मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूं आपसे। क्यों?
आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए साहब, किसी पंचर की दुकान पर नहीं बैठे हुए हैं आप, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, किसी पंचर की दुकान पर नहीं बैठे हुए हैं आप प्लीज आप ध्यान रखिए, आप पंचर की दुकान पर बैठे हुए, पंचर की दुकान पर पंचर लगाने वाले व्यक्ति नहीं है, आप पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, इसलिए आपको बुलाया जाता है। प्लीज रुक जाइए, आप फैज खान कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आ रहा हूं रमन जी आपके पास। कुरान शरीफ बहुत पाक है, हदीसें बहुत पाक है, इनका इस्तेमाल तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए करना है। और मौलाना जिस तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, फिर अब ईसाइयों को, फिर अब सिखों को, फिर अब दलितों को, सीएए के समय भी ऐसे ही सबको भड़काने का प्रयास किया गया था। लेकिन फिर एक बार कह रहा हूं, क्यों बेवजह खून खौलाना, मोदी जी गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे मौलाना। इस सच्चाई को आपको समझना है। बोहरा समाज प्रगतिशील समाज है, मुस्लिम समाज का एक बहुत प्रगतिशील अंग है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से इस्लाम इस देश पर आया है, वो समर्थन कर रहे हैं, बोहरा भाई समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग समर्थन कर रही है, मौलाना उमर इलियासी समर्थन कर रहे हैं, शहाबुद्दीन रिजवी साहब समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों करोड़ पसमानदा मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं। साहब भाई एक सेकंड रुक जाइए, जरा उनको कंप्लीट करने दीजिए। कर रहे हैं मौलाना कौसर हयात कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जिनकी पर जरा फैज खान और सैफ खान को डालिए। जिनका मफाद छुपा हुआ है, जो मुसलमानों का हक दबा रहे हैं, जो गरीब मुसलमानों का हक छीन रहे हैं, जो शाहबानों के मुंह से नमाज पढ़ने से रोका था फैज खान, उस गरीब मुस्लिम महिला को उसका हक नहीं दिया, उन लोगों को तकलीफ हो रही है। ये वही लोग हैं। आप कहां थे फैज खान? ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये वही लोग हैं। नहीं, मैं तो ये जानना चाहूंगा आपका क्या है। आप जानते हैं इस वक्त कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये वही लोग हैं। नहीं, मैं तो ये जानना चाहूंगा आपका क्या है। आप जानते हैं इस वक्त कोई भी मिनिस्टर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, और जो इनके भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम सांसद जैसे मुख्तार अब्बास और शाहनवाज, उनको घर पे बिठा दिया है। 300 लोगों को जब रोक के आपको चिन्हित किया गया नमाज पढ़ने की वजह से, वो गरीब नहीं थे और वो गरीब नहीं थे। आप लोग को कुछ पता नहीं आप होता चलिए, है। आप मुझे ये बताइए ना, दलित नहीं है। अजी कामेश्वर चौपाल जी थे, मैंने बताया। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैंने बताया जवाब दीजिए। गुलाम अली खटाना माइनॉरिटी कमीशन ये कहता है कि डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स बाय, हम लोगों ने जेपीसी में बात रखी और 25 मुसलमानों को सांसद बनाने, 25 करोड़ मुसलमानों को उनका हक दिलाने, और आपने बनाया तो किसको बनाया? मुसलमानों को। आमिर अजमल का साहब को बिरयानी खिलाई, याकूब मेमन के जनाजे में गए, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया, अफजल गुरु को बेचारा कहा, और संघ की विचारधारा ने क्या किया? मोदी जी और संघ की विचारधारा ने क्या किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, उनको भारत रत्न दिया, बेगम बतूल भजन गायिका को, और राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और शब्बीर आप ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया, और क्या चाहिए आपको? देश का राष्ट्रपति बना रहे हैं, मुसलमान है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ असली चेहरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को सामने ला रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आतंकवाद से जुड़ी, अभी ताहूर राणा के लिए आप लोगों ने वकील लगाया है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? ताहूर राणा के लिए आप लोग वकील लगा रहे हो। यही कपिल सिब्बल जो है राम मंदिर के विरोध में आते हैं, गरीब मुसलमानों को उनका हक ना मिले, इसलिए दोनों फैज खान और सैफ खान, मुझे मत बताइए। फैज खान एंड सैफ खान, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए। रमन मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा वो सैफ खान प्लीज अब रुकिए आप। फैज खान आप भी रुक जाइए, फैज खान आप भी रुक जाइए। अरे रुक तो जाइए सर, अकेले बोलते रहेंगे क्या? सुन तो लीजिए बाकी लोगों को। रुक जाइए सैफ खान प्लीज, मैं आऊंगा वापस आपके पास। रमन जी, ये 300 का राग अलाप रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए जब बात आई थी तो उसका अपोज सोनिया गांधी ने करा था। सोनिया गांधी वो शख्स हैं जिनके जितने ये जो टेररिस्ट है ना, चाहे जिनके लिए रात को खुलती हैं अदालतें, वो रात को अदालत खुलने वाले, खुलवाने वाले और रात को साइन करने वाले जितने बाशिंदे हैं ना इस चक्रव्यूह के, वो सारे सोनिया गांधी जी के चमचे हैं। उसके अलावा बताता हूँ साहब, आप 300 लोगों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, कोई भी जो भी आपका चैनल देख रहा है इस समय, वो एक ही काम कर ले,
कि सिर्फ एक आरटीआई लगा दो कि मुसलमानों ने जितने दंगे करे हैं उन दंगों में कितने हिंदू मरे हैं, आपको वो नंबर आ जाएगा, आपको शर्म आएगी अपने होने पे। तीसरी चीज साहब, आप ये चीजों के लिए परेशान मत होइए कि हम आपको कुछ कहते नहीं है या हम आपसे कुछ करेंगे नहीं। आप उस दिन से खौफ मनाइए कि जिस दिन कोई और महाराजा रणजीत सिंह की तरह उठ गया और अच्छी एक सोच की बात है सियासत करते हुए सबका एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए ना सैफ खान, लेकिन सैफ खान साहब प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए ना। वॉल्यूम कम करिए, रुक जाइए ना सर। ये सबसे पहली आप चीज देखिए अपने वक्त का इंतजार कीजिए। मैं आया था आपके पास, आपने अपनी बात कही। सैफ खान इतने क्यों बौखला गए भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, दर्द हो रही है, क्या हो गया, क्या हो गया? जिन संपत्तियों पर आप लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, अवैध संपत्तियों पर, उसके जाने का डर सता रहा है सैफ खान। देखिए एक चीज झा साहब, मैं प्लीज एक मिनट रुकिए ना। अब आप लोगों को डर लग रहा है, बोलना चाहता हूँ कि डर लग रहा है कि जहां घर बसाकर बैठे थे वक्त की संपत्ति पर वो गरीबों के पास चला जाएगा, जहां जबरदस्ती कब्जा कर बैठे थे वो सरकार के पास चला जाएगा। ये डर सता रहा है ना। रुक तो अरे सबके पास जाना चाहिए, बटेगा, जो देश का है वो सब में बटेगा, हर गरीब में बटेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतने क्यों बौखलाए हुए हैं। अरे क्या हो गया, जो आपका है आपका रहेगा, जो आपका नहीं है वो गाना था ना झा साहब, कैसे जा सकता है। मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तेरे को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बट खैर वो छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत हिस्टोरिकल और एक बहुत क्लियर बात करना चाहता हूँ, ये है कि वर्तमान में देश के अंदर एक ऐसा शख्स है जो महाराजा रणजीत सिंह की तरह सबको बराबर की आंख से देख रहे हैं, एक आंख से सबको देख रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सबको बराबर दिए, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि उसी महाराजा रणजीत सिंह जी के जो आर्मी थी उसके अंदर एक जनरल था हरि सिंह नलवा, उसका याद रखिए। जिनको आप अपने अब्बा हजूर और वालिद मानते हैं ना, उनको वो जो सलवार पहनाने वाला व्यक्ति था वो हरि सिंह नलवा था। तो ऐसा मत करिए कि कोई हरि सिंह नलवा पैदा हो जाए और देश की शांति के अंदर खराबी आए, उस समय का खौफ खाइए। अब रुक जाइए रमन जी, अब रुक जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नॉन स्टॉप सैफ खान बोले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं हाफिज नूर साहब के पास जाऊं, लेकिन नॉन स्टॉप सैफ खान बोल रहे हैं, तो एक बार जरा मैं उनको ही वक्त दे देता हूं। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं सैफ खान, मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं और कोई नहीं बोलेगा आपके ऊपर। और आप भी जब दूसरे लोग बोलते हैं तो उनके ऊपर मत बोला कीजिए सर, अच्छा नहीं लगता। क्या मैसेज जाता है, जो लोग आपको देखते हैं वो आप लोगों के बारे में क्या राय बनाते होंगे? एक एक करके बोलिए। 1 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं मैं सैफ खान, आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। आपका समय शुरू होता है, आप स्क्रीन पर डाल दीजिए। क्या हालत है? हाँ सुनिए, एक मिनट का मौका मिला तो सबसे पहले प्रेस से ही शुरुआत करता हूँ कि हमारा चैनल है, आप जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या जानते हैं क्या? फिर वहीं चलेगा देश का हाल है। अरे अपने गिरवा में झांकिए ना, ये हालत है देश की। दिक्कत पता है साहब, जैसे मैं आपको मौका दूंगा ना, जैसे मैं आपको मौका दूंगा, सवाल से दूर हटकर